बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग गोलीय दर्पण की बात करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, साथ में ये कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और कुछ नहीं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। बच्चों, गोलीय दर्पण बोलने से पता चल रहा है कि एक ऐसा दर्पण जो गोल हो। यस, एग्जैक्टली, वैसा दर्पण जो गोल हो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। लेकिन फिजिक्स में गोलीय दर्पण को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होती है। देखिए, ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि ये गोल है। दूसरा, गोलीय दर्पण इसलिए है क्योंकि ये जो गोला है ना, खोखला गोला है और इसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। परावर्तक सतह क्या होता है? यदि आप अंदर से पेंट कर देते हैं बच्चों, तो बाहर की तरफ परावर्तक सतह बन गया। और यदि हमारा खोखला गोला ये है और बाहर से यदि आप पेंट कर दिए या रंजित कर दिए तो इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ बन गया। कोई भी गोला के दो सतह होता है। ये जो बाहर से दिख रहे हैं ना, ये हो गया बाहरी सतह, और ये जो अंदर वाला इसके भाग है उसे कहते हैं भीतरी सतह। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। खोखला गोला यानी हमारा जो गोला होगा वो खोखला गोला होगा। यस, इसकी परावर्तक सतह या तो बच्चों ऊपर होगा या तो नीचे। यदि हम अंदर वाले भाग को पेंट कर दिए तो परावर्तक सतह ऊपर हो जाएगा, और यदि हम ऊपर वाले भाग को पेंट कर दिए तो परावर्तक सतह अंदर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण बनाया कैसे जाता है। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि गोलीय दर्पण बनाया कैसे जाता है। तो बच्चों, गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम लोग कांच के टुकड़े को रंजित कर देते हैं, रंग देते हैं, कलाई कर देते हैं एक तरफ, जो पराया एक खोखले गोले का भाग होता है। देखिए, गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है। गोलीय दर्पण पराया कांच के एक टुकड़े को रंजित करके, कलई करके बनाया जाता है, जो एक खोखले गोले का भाग होता है। मतलब कांच का टुकड़ा जो होता है ना, वो खोखला गोला होता है, और इसी को रंग करके, कलई करके हम गोलीय दर्पण बनाते हैं। अब ये आपके पास चॉइस है, चाहे तो बाहरी सतह को आप रंग कर सकते हैं, इसे बाहरी सतह कहा जाता है, बाहर वाले सतह को, और अंदर वाले की इसके जो सतह है ना उसे हम भीतरी सतह कहते हैं। ठीक, तो देखिए, गोलीय दर्पण पर या कांच के एक टुकड़े को रंजित करके, रंग करके अब इसको रंग देते हैं। देखिए, हमने बाहरी सतह को रंग दिया तो बन गया गोलीय दर्पण। हमारे पास एक खोखला गोला है। हाँ, याद रखें, जो पराया खोखला गोला होता है, यहां जो भी बात करेंगे बच्चा गोला, वो खोखला गोला होगा। साथ में गोला इसलिए होगा क्योंकि गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। बात तो गोलीय दर्पण की हो रही है ना, तो गोला खोखला ही होगा, सॉरी गोला ही होगा, साथ में खोखला होगा। आदि बच्चों, हम अंदर से पेंट कर दें, हमारा चॉइस ऐसे कर सकते हैं, तो ये गोलीय दर्पण बन जाता है। तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम खोखले गोले को प्रयोग करते हैं और खोखले गोले को रंजित कर देते हैं। बाहर से रंजित कर दीजिए या अंदर से रंजित। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि खोखले गोले को यदि बाहर से रंजित करेंगे तो कौन सा दर्पण बनता है, और खोखले गोले को यदि भीतर से हम लोग रंजित करें तो कौन सा दर्पण बनता है और क्या होता है। चलिए आइए, चलिए देखिए बच्चों, अब गोलीय दर्पण से हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाएंगे। ठीक, चलिए तो गोलीय दर्पण से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण कैसे होता है। बच्चों, यदि गोलीय दर्पण को हम बाहर से रंजित करेंगे, उसकी बाहरी सतह को पेंट करेंगे, कलई करेंगे, तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा। देख लीजिए, कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को रंजित करने पर अवतल दर्पण बनता है। हमारे पास यहाँ एक कांच का टुकड़ा दे दिया गया, खोखला गोलीय कांच का टुकड़ा है। इसके अगर बाहर से रंग देंगे, बाहरी सतह, तो ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। जबकि यदि कांच के टुकड़े को हम भीतरी सतह को रंजित करेंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा। जबकि कांच के टुकड़े को भीतरी सतह रंजित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। हमारे पास एक कांच का टुकड़ा, जबकि
कांच के टुकड़े को भीतरी सतह से रंजित करेंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा। देखिए हमारे पास एक कांच का टुकड़ा है, इसका बाहरी सतह और भीतरी सतह। यदि हम भीतरी सतह को रंग कर रहे हैं बच्चों, कांच के टुकड़े को हमने भीतरी सतह को रंगा तो ये आपको बन गया उत्तल दर्पण। यस, तो हमने देखा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण कैसा होगा। हमारे पास यदि कोई गोलीय दर्पण दे दे, बाहरी सतह को पेंट करेंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा। अगर गोलीय कांच का टुकड़ा दे दे और भीतरी सतह को यदि हम पेंट कर देंगे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। बाहरी सतह को पेंट करने से अवतल दर्पण और भीतरी सतह के पेंट करने से उत्तल दर्पण। इसका मतलब बच्चों गोलीय दर्पण दो प्रकार के हुआ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम लोग आइए बात कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। चलिए, हाँ तो बच्चों गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अंदर की तरफ हो, उसे हम कहते हैं गोली अवतल दर्पण। जैसे देखिए हमारे पास एक गोलीय दर्पण दे दिया गया, यस, तो बताएं अवतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है? जब इसको हम बाहर से रंजित करते हैं, तो बाहर से जब रंजित किए ना, कलाई किए ना, तो इसका प्रवर्तक सतह देखिए कहाँ हो गया, अंदर हो गया, यानी प्रवर्तक सतह सब धंस गया। मतलब प्रवर्तक सतह जिसका किधर हो, अंदर की तरफ हो, उसे कहेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह बाहर की ओर हो, उठा हुआ हो, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो। जैसे देखिए हमारे पास एक गोलीय दर्पण है, इसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ होना चाहिए, बाहर की ओर होना चाहिए। तो बाहर की ओर कब होगा? जब हम अंदर से पेंट करेंगे। अब अंदर से पेंट किए तो प्रवर्तक सतह ये हो गया बाहर की तरफ। जब बाहर से पेंट किए तो प्रवर्तक सतह अंदर हो गया। प्रवर्तक सतह मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग जिधर से हम लोग चेहरा देखते हैं, और ऐसे प्रवर्तक सतह का मतलब जिधर सतह से प्रकाश का प्रवर्तन होता है। तो इधर तो हम रंग दिए, कलाई कर दिए, तो इस भाग से प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा, अंदर वाले भाग से। इसमें क्या किए? इसमें हमने अंदर से कलाई किया, रंग दिया, तो ऊपर वाले से प्रकाश का प्रवर्तन होगा। तो हमने क्या देखा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, धंसा हुआ हो, उसे कहेंगे हम अवतल दर्पण। हमारे पास एक दर्पण है, परावर्तक सतह अंदर की ओर होना चाहिए। अंदर की ओर होना चाहिए मतलब बाहर से पेंट करेंगे, अब परावर्तक सतह अंदर हो गई। अभी हमारे पास उत्तल दर्पण, हमारे पास एक गोलीय दर्पण है, कहते हैं इससे उत्तल दर्पण कैसे बनाइएगा? तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह वो उठा हुआ बाहर की तरफ होना चाहिए। अब बाहर की तरफ परावर्तक सतह होना चाहिए, तो हम अंदर से पेंट कर देंगे। जैसे ही हम अंदर से पेंट करेंगे परावर्तक सतह बाहर वाला होंगे। बच्चों अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, हम अब दर्पण को गोल, पूर्ण रूप से गोल ना दिखाकर अपूर्ण रूप से दिखाएंगे, मतलब आधा आधा दोनों को दिखाएंगे। तो आज के बाद अवतल दर्पण के बच्चों फिगर ऐसा रहेगा। जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है, बाहर से पेंट करें, इसका प्रवर्तक सतह अंदर हुआ है। उत्तल दर्पण में जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह बाहर की तरफ है, इसको अंदर से पेंट कर दिए। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण और ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। तो आज के बाद अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में से किसी को गोल हम नहीं बनाएंगे। हाँ इतना जरूर है कि ये गोलीय दर्पण है इसीलिए गोल ही होगा, ये भी गोलीय दर्पण है इसलिए ये भी गोल होगा। लेकिन आपके बुक में फॉलो क्या किया है कि अपूर्ण रूप से आधा आधा दर्पण बनाया है। लेकिन इतना ख्याल रखिएगा चूंकि ये गोलीय दर्पण है इसलिए हमेशा ये गोल होता है। यस, चलिए तो आधा रूप से कैसे दिखाएंगे? देखिए ये हमारे पास बच्चा एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर से सब पेंट रहता है, तो इसको हम आधा दिखाएंगे। अब देखिए दोनों का दोनों टुकड़ा अवतल दर्पण है, इधर से भी देखिए प्रवर्तक सतह अंदर है, इधर से भी प्रवर्तक सतह अंदर है। उत्तल दर्पण में सेम, उत्तल दर्पण में अगर पूरा देखिए तो सब अंदर से पेंट किया हुआ है। यदि बीच से हम दो टुकड़ों में बांट दे बच्चा, तो इस टुकड़ा के भी देखिए प्रवर्तक सतह उठा हुआ है बाहर की तरफ, और इस टुकड़ा का भी प्रवर्तक सतह बाहर की तरफ है। तो आज के बाद गोलीय दर्पण में कोई भी दर्पण क्यों ना हो, या तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, हम अपूर्ण रूप से दिखाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पदों की हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहला पद है बच्चों ध्रुव। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ना, उसे गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए हमारे पास से एक गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण में बच्चों हम दोनों प्रकार के दर्पण को बना देते हैं। यहां से देखिए आधा को हमने बाहर से पेंट किया है,
तो ये हो गया अवतल दर्पण, और यहाँ से हम अंदर को पेंट किए हैं तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, इस दर्पण का यहाँ पर मध्य बिंदु और यहाँ पर मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को बच्चों P से सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अवतल दर्पण का ध्रुव, तो अवतल दर्पण जिस दर्पण को बाहर से पेंट किया हुआ प्रवर्तक सतह धंसा हुआ, तो अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को अवतल दर्पण का ध्रुव कहेंगे। तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। उत्तल दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे? ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, देखिए प्रवर्तक सतह इसमें उठा हुआ है, इसमें धंसा हुआ है, इसको बाहर से पेंट किया गया, इसको अंदर से पेंट किया गया। तो अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को अवतल दर्पण का ध्रुव, और उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को बच्चा उत्तल दर्पण का ध्रुव कहेंगे, इसे P से सूचित किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हो गया। नोट कीजिए और नोटबुक बनाए। नेक्स्ट चलिए दूसरा वक्रता केंद्र। बच्चों गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे C से सूचित किया जाता है। हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, तो ये जो गोला है ना, इस गोला के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहेंगे, इसे C से सूचित किया जाता है। सॉरी C से नहीं, C से। अब यहां से बच्चों हम आधा अवतल दर्पण बना दिए बाहर से पेंट करके, और आधा गोलीय दर्पण को हम अंदर से पेंट करके उत्तल दर्पण बना दिए। अब देखिए ये केंद्र है, ये दोनों का केंद्र है, मतलब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों को, तो इसको हम कहेंगे गोलीय दर्पण का केंद्र है। अब हम अवतल दर्पण की केंद्र की परिभाषा, तो अवतल दर्पण में किधर से पेंट करना है? बाहर से, या चाहे तो इधर बना देते हैं। ये अवतल दर्पण है, बाहर से पेंट किए हैं। तो अवतल दर्पण जिस गोले का केंद्र होगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, तो ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है। हमें पता है कि अवतल दर्पण भी एक प्रकार के गोल होता है, लेकिन हम आप पूर्ण रूप से ही दिखाएंगे, हम बार बार बोल रहे हैं। तो इसके केंद्र को वक्रता केंद्र। इसी तरह से उत्तल दर्पण, सॉरी अंदर से पेंट करना पड़ेगा। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है, इसको तो आप पूर्ण गोला बना लीजिए, वो पूर्ण गोला, तो इसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। यस, तो ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ये अवतल दर्पण, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र। ये उत्तल दर्पण, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक, नेक्स्ट देखिए। चलिए तीसरा है बच्चों वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे R से सूचित किया जाता है। हम जानते हैं बच्चों कि गोलीय दर्पण गोल होता है। ठीक, चलिए यहां से अवतल दर्पण और यहां से हो गया उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मान लेते कि गोलीय दर्पण इस गोला का भाग है, तो इसका जो त्रिज्या है ना, इसका ये हो गया केंद्र, ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया केंद्र। तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते थे, होगा त्रिज्या। इस गोले के त्रिज्या को, ये भी हो गया त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, मतलब इस गोले के जितना भी त्रिज्या है ना वही आपको कहलाता है वक्रता त्रिज्या। यदि गोलीय दर्पण ए रहता तो इसके त्रिज्या को, इसका केंद्र हो गया, इसका ध्रुव हो गया, और इसका ध्रुव हो गया। तो इस गोले के त्रिज्या को, जैसे ए त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यहां से ये वाला त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, ए मिला देते हैं, ये भी त्रिज्या। केंद्र से किसी भी परिधि, इसको ना जो ऐसे करके ये रेखा है, ये गोला है, उसको परिधि कहते हैं। परिधि से कहीं भी मिला देंगे, केंद्र से परिधि को मिला दे त्रिज्या, ये केंद्र परिधि त्रिज्या। मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसी के त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अवतल दर्पण की त्रिज्या किसे कहेंगे? अभी हमारे पास अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में देखा कि हमने इसे ध्रुव कहा और इसको हम केंद्र कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार के पूर्ण गोला ही होता है, लेकिन हम बताए हैं बार बार कि इसको आधा से दिखाएं। तो इस गोले के, ये जो गोला देख रहे हैं, इसके त्रिज्या को, ये हो गया त्रिज्या अवतल दर्पण की त्रिज्या, ये भी हो गया अवतल दर्पण की त्रिज्या, ये भी हो गया अवतल दर्पण की त्रिज्या। मतलब केंद्र को, इसको परिधि कहते हैं, परिधि के किसी भी बिंदु से मिला देंगे वो हो जाएगा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये हमारे पास बच्चा एक उत्तल दर्पण है।
तो इसको सबसे पहले पूर्ण गोला बना लेंगे। अब ये गोला बन गया तो इस बीच में इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा और इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो केंद्र और परिधि को कहीं मिला दीजिए, ये हो गया उत्तल दर्पण की त्रिज्या। केंद्र परिधि को मिला देंगे, ये हो गया उत्तल दर्पण की त्रिज्या। केंद्र और परिधि के बिंदु को मिला दिए, उत्तल दर्पण की त्रिज्या, ये उत्तल दर्पण की त्रिज्या। तो हम लोगों ने देखा है बेटे बच्चों कि हमारे पास उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है, तो इसका ध्रुव, केंद्र एंड त्रिज्या, चाहे तो आप इसे भी त्रिज्या मिला सकते हैं। उसी तरह से उत्तल दर्पण में ये हो गया केंद्र और ये हो गया ध्रुव और ये हमारा हो गया त्रिज्या, या चाहे तो यहां से इसको मिला देंगे, ये हो गया त्रिज्या। यस, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए चौथा हमारा है बच्चा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा बच्चा कि हमारे पास ये गोलीय दर्पण है, ये आपको अवतल दर्पण हुआ और यहां से आपको उत्तल दर्पण हुआ। ये अवतल दर्पण का ध्रुव हुआ, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हुआ और इसके बीच में हो गया हमारा केंद्र। तो केंद्र और ध्रुव को, ये हमारा ध्रुव और केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ना, इसी रेखा का नाम हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसी तरह से ध्रुव और केंद्र को, ये हमारा पी से ध्रुव, सी से केंद्र, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यही हमारा हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये तो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो। अवतल दर्पण, हमारे पास ये बच्चा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ये अवतल दर्पण का केंद्र हो गया। अवतल दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ये हमारा पी से ध्रुव होता है और सी से केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है ना, इसी रेखा का नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव हो गया। उत्तर दर्पण जिस गोले का केंद्र होगा उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे, ये हमारा उत्तर दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये हमारा ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, कोई मिलाने वाली रेखा को, ये जो रेखा मिला रही है, देखिए ये रेखा किसको किसको मिला रही है, ध्रुव को मिला रही है और केंद्र को। इसी रेखा को बच्चों हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चा पढ़ा बच्चों कि हमारे पास ये एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो ये है, ये आपको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। बच्चों अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है ना, या जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब देखिए क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आती किरण, ये जो किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये इधर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के देखिए जिस बिंदु पर मिले, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आया, दर्पण से परावर्तन हुआ और यहाँ पर, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर जो मिल रहा है, इस बिंदु को मान लेते हैं कि एफ, ऐसे मुख्य फोकस को एफ से सूचित करते हैं। इस बिंदु को ही हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और बच्चों मुख्य अक्ष पर केवल एक ही ऐसा बिंदु है जहां से ये किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जाएगा, और वो है फोकस। इसी तरह से
मुख अक्ष के समांतर किरणें यदि हम नीचे से ले तो मुख अक्ष के समांतर किरणें आया। दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख अक्ष के एक ही बिंदु से जाएगा, मुख अक्ष के एक ही बिंदु से गया और उस बिंदु को ही हम मुख फोकस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार समझा देते हैं, देख लीजिए। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का अक्ष है, ये ध्रुव है, ये केंद्र है, ये मुख अक्ष है। तो अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद, दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो देखिए मुख अक्ष के किस बिंदु पर मिला प्रवर्तन के बाद, प्रवर्तन हुआ और यहां पर मिला, तो इस बिंदु को ही हम मुख फोकस कहते हैं और इसे एफ से सूचित किया जाता है। इसी तरह से यदि आप नीचे से किरणें लीजिएगा, मुख अक्ष के समांतर किरणें, तो दर्पण से प्रवर्तन होगा और ऐसा नहीं है कि इधर से चला जाएगा और एक मुख फोकस यहाँ है, नहीं, मुख अक्ष पर केवल एक ही बिंदु है, मुख अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगा फोकस से ही जाएगा। मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाएगा, मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु के बाद से जाएगा, एक ही बिंदु है ये, इसका मतलब सारा का सारा बिंदु एक ही, सारा का सारा रेखा एक ही बिंदु से जाएगा और उसी बिंदु को मुख फोकस कहेंगे। मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से प्रवर्तन हुआ, एक बिंदु से गया, मुख अक्ष के समांतर आया, दर्पण से प्रवर्तन हुआ, एक बिंदु से गया, मुख अक्ष के समांतर आया, दर्पण से प्रवर्तन के बाद एक बिंदु से जा रहा और इस बिंदु को जिस बिंदु से सबके सब किरणें गया है मुख फोकस कहते हैं। अब हम लोगों के पास अवतल दर्पण के विषय में इतना जानकारी हो गया कि हमारे पास अवतल दर्पण, इसका ध्रुव हो गया, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया, ये मुख फोकस हो गया और ये हमारे पास वक्ता केंद्र है। यस, मुख फोकस एक ऐसा बिंदु है कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाएगा उसी को कहते हैं मुख फोकस। चलिए अब उत्तल दर्पण का मुख फोकस देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसे। चलिए अब हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण का मुख फोकस। उत्तल दर्पण का मुख फोकस, उसके मुख अक्ष पर एक बिंदु है, समझिए। अवतल दर्पण का भी मुख फोकस उसके मुख अक्ष पर बिंदु था, जो मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उसी से जाता था दर्पण से प्रवर्तन के बाद। मुख फोकस में एक ऐसा बिंदु है जहां से किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जाता हुआ प्रतीत होता है, बस इतना ही अंतर है। देखिए उत्तल दर्पण का मुख फोकस, मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख फोकस करते हैं। अब देख लीजिए हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का अक्ष हो गया, यहाँ पर ध्रुव और यहाँ पर केंद्र। तो मुख अक्ष के समांतर आती किरणें, देखिए मुख अक्ष के समांतर आती किरणें, तो मुख अक्ष के समांतर आया किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद, देखिए इसका प्रवर्तक सतह इस तरह से है, तो जैसे ही प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगा तो इधर प्रवर्तित हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन बाहरी सतह से होता है। तो मुख अक्ष के समांतर आया किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद इधर चला जाएगा बच्चा, दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए एक किरण इधर से आया चला गया इधर, लेकिन मुख अक्ष तो हमारा ये है, तो मुख अक्ष के किसी बिंदु पर देखिए हमारा तो मुख अक्ष है, क्या मुख अक्ष के किसी बिंदु पर एक किरण मिलेगा, आया इधर चला गया इधर, कहां से मिलेगा? लेकिन बच्चों इस किरण को यदि हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है और इसी बिंदु को हम उत्तल दर्पण के मुख फोकस कहते हैं। इसी प्रकार से मुख अक्ष के समांतर एक किरण नीचे से ले रहे हैं, जैसे हम मुख अक्ष के समांतर किरण लिए दर्पण से प्रवर्तन के बाद, देखिए प्रवर्तक सतह ऐसे है बच्चा, ऐसे, तो जैसे प्रकाश की किरण आएगा ना ये इधर चलाएगा, प्रवर्तन के बाद इधर आया। अब देखिए एक किरण जो है कभी भी जाके मुख अक्ष पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किरण इधर जा रही है, तो इस किरण को यदि हम पीछे की तरफ मिलाएं तो मुख अक्ष के एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और जब भी प्रतीत हो बच्चों तो उसको डॉट 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 से दिखाते हैं, तो इसी बिंदु को हम मुख फोकस करते हैं। एक ऐसा बिंदु है जहां पर मुख अक्ष के समांतर किरण आएगा ना तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद इसी बिंदु से जाता हुआ प्रतीत हो। एक ऐसा बिंदु है जहां पर मुख अक्ष के समांतर किरण आएगा तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद इस बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होगा, इसी को कहते हैं मुख फोकस। यस, चलिए फिर से हम समझा देते हैं बच्चा। देखिए हमारा मुख फोकस, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फोकस दूरी।
बच्चों इससे पहले थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। हमने पढ़ा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ये ध्रुव हो गया, केंद्र हो गया, आगे बना लेते हैं। और यहाँ पे मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाएगा मुख्य अक्ष के, मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? ये हमारा ध्रुव हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होगा, इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को बढ़की एफ से सूचित करते हैं। यस, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों फोकस दूरी। हाँ, तो हमने क्या देखा अभी कि ये हमारा ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये केंद्र है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच का जो दूरी है ना, इस डिस्टेंस को ही हम कहते हैं फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे छोटकी एफ से सूचित किया जाता है। ये हमारा छोटकी एफ है बच्चों। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी। देखिए मुख्य फोकस एक बिंदु है, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के जिस बिंदु से जाएगा उस बिंदु को, इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ये जो दूरी है ना, इसको कहते हैं फोकस दूरी। इसी तरह से उत्तल दर्पण में हम उत्तल दर्पण के फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये केंद्र है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के ये जो बीच का दूरी है ना, इसी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ से सूचित किया जाता है। याद रखें बच्चों कि मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा और यदि दर्पण अब उत्तल हुआ तो इधर जाएगा टकरा के और उस बिंदु से, मुख्य फोकस के बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होगा। जबकि दर्पण अवतल हुआ तो उसी बिंदु से जाएगा। जबकि मुख्य फोकस दूरी क्या है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इस दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। बच्चों आज का लेक्चर इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।